कौसर की चंद सहेलियां रुक गई थी जिनमें नाहिद भी थी। रात के तकरीबन 11:30 बजे थे जब शादू मेरे पास आया। साहब, कौसर बीबी बुलाती हैं। मुझे? हाँ। कहाँ है? पिछले बाग में, अपनी सहेलियों के साथ। अच्छा, आता हूँ। काम तकरीबन खत्म हो गया था। मैं पिछले बाग की तरफ चल पड़ा, लेकिन खुद को टाट फटकार कर तैयार कर लिया था। मैंने उस गोले बयाबानी को देखा जो हौस के किनारे घास पर बैठा था। दरमियान में कौसर थी। लड़कियां किसी बात पर हंस रही थी, मगर मुझे देखकर खामोश हो गई। आपने बुलाया था कौसर बीबी? हाँ। फरमाइए। अपनी औकात पहचानते हो? जी हाँ। जानते हो, औकात से बढ़ना अच्छा नहीं होता। कौसर, जबीन ने एहतजाजी अंदाज में कहा। बराए करम खामोश रहो जबीन। जानता हूँ। फिर मुझे कीमती तोहफा पेश करने की क्या जरूरत थी? मजबूरी थी कौसर बीबी। क्या मजबूरी? मैं तो कुछ देना नहीं चाहता था। हुजूर पैसे ज़ाया करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन नवाब साहब ने मजबूर कर दिया। ये हार वो खुद ही खरीद कर लाए थे। कहने लगे अपनी तरफ से दे दो। दो एक लड़कियों की हंसी निकल गई। कौसर आग बबूला हो गई। अब्बू से तो मैं समझ लूंगी। लो पकड़ो अपना हार। कौसर ने हार उठाकर मेरे सामने फेंक दिया। मैं क्या करूंगा कौसर बीबी? आप नवाब साहब को वापस कर दें। तुम खुद वापस करोगे, समझे? बेहतर है। मैं जाऊं? मैंने हार उठा ली। ये दुलारे तुमसे क्या बातें कर रहा था? आपके बारे में कह रहे थे। क्या? कह रहा था कि आपने उसकी मोहब्बत का ताजमहल मिस्मार कर दिया। देखा? देखा तुमने? कौसर नाहिद की तरफ पलटी। आप फिक्र ना करें, मैंने उसे नेकी पर चलने की हिदायत की है। मैंने कहा है शरीफ लड़कियों के साथ ऐसे पेश नहीं आते, वो रुस्वा हो जाती हैं। मैंने उसे एक और तरकीब बता दी है। तरकीब? क्या मतलब? मैंने उससे कह दिया है कि वो बाकायदा आपके लिए पैगाम भिजवा दे। यही शरीफाना तरीका है। कौसर आपे से बाहर हो गई। तुमने उसे ये कह दिया? हाँ कौसर बीबी, मुझे भी आपके हाथ पीले करने की फिक्र है। नवाब साहब भी अक्सर इस बारे में सोचते रहते हैं। मैं कहती हूँ तुम छोड़ दो कोठी, चले जाओ यहाँ से। अरे अरे कौसर। लड़कियां भी घबरा कर खड़ी हो गई। उसी वक्त दूर से नूरजहां आती नजर आई। दिलावर भैया, नवाब साहब बुलाते हैं। जाओ कौसर बीबी, जाओ, दफा हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। नूरजहां। जी दिलावर भैया। वो सहमी सहमी मेरे करीब आ गई। मैंने मुट्ठी में दबा हुआ हार निकाला और उसे अपने हाथों से नूरजहां की गर्दन में पहनाते हुए कहा, ये हार तुम्हें कौसर बीबी ने नाम दिया है, सलाम करो बीबी को। सलाम बीबी। नूरजहां की आंखें खुशी से चमक उठी। कौसर के मुंह से गुस्से के मारे कोई बात ना निकल सकी। आओ नूरजहां। मैं उसका हाथ पकड़कर खामोशी से मुड़ गया। नवाब साहब ने इन इंतजामात पर और मेरी मेहनत पर मेरा शुक्रिया अदा किया। रशीद साहब भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने रशीद साहब से मेरे लिए जाने की इजाज़त ले ली है। कल इंतजामात कर रहे हैं, फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर रवाना हो जाएंगे सरफराज मियाँ। तुम भी तैयारियां कर लो। मैं तैयार हूँ नवाब साहब। मैं वो नवाब साहब के साथ वापस आ गया। तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी। रशीद साहब की उदासी देखकर दिल घुटता था, लेकिन जाहिर है एक दिन तो उनसे जुदा होना ही था। और फिर जिस दिन रवानगी तय हो गई, उससे एक रात पहले रशीद साहब ने बिला आकर घर में तस्करा कर दिया। हैं? मगर? बेगम रशीद मुंह फाड़कर रह गई। नवाब साहब तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, तो ये मना क्यों नहीं कर देते? हमें इन्हें नहीं रोकना चाहिए बेगम साहबा, ये इनके मुस्तकबिल का सवाल है। रशीद साहब ने नशे को फराज समझा और बेगम साहबा रोने लगी। बुरी बात है फरजाना, बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है, से दुआएं दो। खुदा खुदा तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे बेटा। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। लड़कियों को मालूम हुआ तो सब की सब बिलक पड़ी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी भाईजान। अफशा मुझसे चिमट गई। मैं वापस आऊंगा बेटा, और फिर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास रहूंगा। कहकशां सकते किसी कैफियत में। मैं जरूर वापस आऊंगा कहकशां, भरोसा करना, मेरा इंतजार करना। बड़ा रिक्कत अंगेज माहौल। नवाब साहब ने गहरी चाल चली। उन्होंने रशीद साहब से कहा था कि उनके जाने के बाद ही बेगम साहिबा को बताया जाए कि वो मुझे भी साथ ले गए हैं। इसी तरह भी कौसर को भी कुछ खबर नहीं थी। वो जाने की खुशी में फूले नहीं समा रही थी। घर से बड़ी खामोशी से रवानगी हुई। रशीद साहब इस तरह खड़े रह गए जैसे दिल हाथों से निकल गया हो। मुझे उनकी गमज़दा सूरत देखकर दिली रंज हुआ। घर वालों का ना जाने क्या हाल हुआ हो। दूसरे बहुत से मुलाजमीन भी बंदरगाह तक आए। नवाब साहब के पास अभी वक्त था, इसलिए तफरीह के गर्ज से उन्होंने जद्दे तक बहरी सफ़र का प्रोग्राम बनाया था। उसके बाद थोड़ा सा हवाई सफ़र करना था। बहरी जहाँ से सफ़र की ख्वाहिश भी कौसर भी की थी। बहरहाल इस तरह दूसरे मुलाजमीन हमें बंदरगाह तक पहुँचाने आए थे। इसी तरह कौसर मेरे बारे में सोच रही थी। लेकिन जब दूसरे मुलाजिम डेक पर रह गए और मैं जहाज़ पर आ गया, तो कौसर ने मुझे हैरत से देखा और फिर नवाब साहब ने जानबूझकर रुख दूसरी तरफ फेर लिया। अलबत्ता कौसर खामोशी रही। उसने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। जहाज़ के अमले के एक आदमी ने हमें फर्स्ट क्लास के 2 कैबिनों तक पहुंचा दिया, जहां एक और मुलाजिम ने हमें रिसीव किया। हमारा सामान 2 कैबिनों में सटा था। दोनों कैबिन डबल, एक मेरे लिए मखसूस था और दूसरा नवाब साहब और कौसर के लिए। जहाज़ रवाना होने में अभी देर थी। कौसर के चेहरे पर संजीदगी आ गई। अब वो आइए, जरा बात करनी है आपसे। हाँ आओ बेटा। वो दोनों कैबिन में दाखिल हुए।
मैं समझ गया था कि यह गुफ्तगू मेरे ही बारे में होगी। बहरहाल मुझे क्या परवाह हो सकती थी, नवाब साहब को खुद ही निपटना था। मैं अपने कैबिन में गया और फिर जहाज ने रवानगी की रसूल दे दी। मैं कैबिन से निकल आया, लंगर उठा दिए गए और आहिस्ता आहिस्ता साहिल से जहाज दूर होने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा दोस्त इरशाद, रशीद साहब, अफशान, कहकशान, हिना, नूरजहां, मैं तो उन लोगों से मिल भी नहीं पाया। ना जाने क्या क्या ख्यालात थे, ना जाने क्या यहाँ रहा जा रहा। साहिल दूर हो रहा। मैं उस वक्त चौंका जब करीब से नवाब साहब की आवाज़ सुनाई, सरफराज। मैं चौंका। गालों पर आंसुओं की लकीरें नुमाया थी। कौसर भी नवाब साहब के हमरा थी। उसका चेहरा सपाट ही था। रो रहे हो? नहीं नहीं मियाँ, वतन बहरहाल वतन होगा, अच्छी और बुरी यादों का, लेकिन मर्द के लिए तो सफ़र ही मुनासिब है। कौसर को देखो, ये भी बहुत खुश है। मैंने कौसर की तरफ देखा। उसके होंठ मुस्कुराहट से आ रही थी। ना जाने उसने किस दिल से मुझे बर्दाश्त किया था। आओ सरफराज, आओ कौसर बेटे। हम तीनों अर्शे पर आए। जहाज तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था और शहर की इमारतें और मनाजिर निगाहों से दूर होते जा रहे हैं। कौसर ने यहाँ भी नफरत का इजहार किया। वो हम दोनों से कई कदम पीछे हटकर खड़ी थी। उसका चेहरा सपाट था, हर किस्म के जज्बात से। भाई ये तो बहुत बुरी बात है सरफराज मियाँ। जी नवाब साहब। इतनी खामोशी, मेरा तो दम घुट जाएगा। वो जी बस यूं ही जहन पर थोड़ा सा बोझ तारी हो गया, साफ हो जाएगा थोड़ी देर में। अरे तुम नेक बीवी तो नहीं हो जो रुखसत होकर ससुराल जा रही है। वही सैरो तफरी को जा रहे हो, एडवेंचर रहेगा, बहुत से हंगामों से वास्ता पड़ेगा, खूब दिलचस्पियाँ रहेंगी। इसमें उदास होने की क्या बात है? यकीनन नवाब साहब, बस यूँ समझें कि ज़िंदगी में पहली बार वतन से कदम बाहर निकाल रहा हूँ। अच्छा, बहरहाल यार, झटको इन बातों को अपने जहन से। जहाज़ का सफ़र बहुत दिलचस्प रहेगा। यहाँ के लोगों से दोस्ती करो, भात भात के लोग मिलेंगे। कौसर। जी अब्बू, इस तरफ आ जाओ बेटे। मैं ठीक हूँ अब्बू। ये अजीब लड़की है भाई। कौसर मेरे आने से खुश नहीं होंगी। सरफराज बेटे, तुम तो उसकी आदत से वाकिफ हुई। बहरहाल मेरी दरख्वास्त बरकरार है। कैसी दरख्वास्त? कौसर के मामले में अगर उससे कुछ बदतमीजी सरजद हो जाए तो मेरी शक्ल निगाह में रखकर उसे माफ़ कर देना। नवाब साहब, आप मुझे इस मौजू पर शर्मिंदा ना करें। मैं कौसर बीबी की इज्जत करता हूँ, उनके मिजाज से वाकिफ़ हूँ। आप इस सिलसिले में बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। शुक्रिया बेटे। आओ आराम करें कुछ देर। समंदर की चांदनी रातें बहुत ही दिलकश होती हैं। रात को अर्शे की सैर करेंगे। रात को समंदर पर चांदनी बहुत खूबसूरत लगती है। आ जाओ कौसर बेटे, तुम भी। आप जाएं अब्बू, मैं कुछ देर रुकूंगी। अच्छा भाई, ठीक है। हम दोनों अपने अपने कैबिनों में वापस चले। कैबिन खूबसूरत था और तमाम ज़रूरी चीज़ों से आरास्ता था। मैं आरामदेह मसहरी पर लेट गई। तब आँख लगी, मालूम नहीं हो सकता। फिर मेरी आँख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। बोझल सा जहन हो रहा। दरवाज़ा खोला तो बैरा खड़ा। साहब, चाय यहीं पियेंगे या बराबर वाले कैबिन में? बराबर वाले साहब ने पूछा। मैं वहीं आ रहा हूँ। बाथरूम से फारिग होकर मैंने नवाब साहब के कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। आओ भाई, खूब सोए? जी हाँ, नींद आ गई थी। बैठो। कौसर बेटे, घंटी बजाकर चाय के लिए कह दो। सॉरी डैडी, ये काम आप खुद कर लें। कौसर के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। शायद नवाब साहब को भी पसंद नहीं आया था, लेकिन लाडली बेटी से कुछ कह ना सके। उठने लगे तो मैंने उन्हें जल्दी से रोक दिया। आप तकलीफ ना करें नवाब साहब, मैं कह देता हूँ। नवाब साहब के चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई थी। खैरियत तो है नवाब साहब, आप कुछ फिक्रमंद हैं? नहीं भाई, मौजूदा पोजीशन मेरी तवक्को से कुछ ज़्यादा ही है। मैं समझा नहीं। क्या तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से इसी कदर बेजार रहोगे? जी, इस तरह तो सफ़र का लुत्फ जाता रहेगा सरफराज मियाँ। मुझे हुक्म दे नवाब साहब, मुझे क्या करना चाहिए? डैडी, क्या गुफ्तगू शुरू कर दी आपने? बैठ जाओ कौसर। आपने मेरी इंसल्ट किया डैडी। क्या इंसल्ट किया बेबी? मेरा इनसे क्या ताल्लुक? मेरे से क्या बराबरी? अगर आपने एक मुलाजिम की हैसियत से इन्हें साथ लिया है तो फिर इन्हें मुलाजमों की तरह ट्रीट करें। अगर ये आपके लिए कोई अहमियत रखते हैं तो इस अहमियत को खुद तक महदूद रखें। आप मेरे सफ़र क्यों मुसलत कर रहे हैं? मैं इस सफ़र से बहुत खुश हूँ, अपने तौर पर लुत्फानंदोज़ हो रही हूँ। बराए करम मुझे परेशान ना किया जाए। कौसर बीबी ठीक कह रही है नवाब साहब, मेरा ख्याल है डिस्टर्ब ना करें। नवाब साहब ने चौंक कर मेरी शक्ल देखी। बैठ जाओ कौसर बेटे। माफ़ कीजिएगा बुजुर्ग, मैं मुलाजमों से कदर बेतकल्लुफ़ होना पसंद नहीं करती। मैं इस वक्त चाय नहीं पीऊँगी, उसने कहा और तेज तेज कदमों से बाहर निकल। उसके जाते ही नवाब साहब आरज़ी से बोले, इस बेवकूफ़ को माफ़ कर देना। मैं इसकी बदतमीज़ी के लिए तुमसे 1000 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। आप बिला वजह परेशान है नवाब साहब, बखुदा मुझे कौसर बीबी की कोई बात बुरी नहीं लगती। चाय आ गई और हम चाय पीने में मशगूल हो गए। जहाज़ के तवील सफ़र की पहली रात बहुत खूबसूरत थी। हम अर्शे पर खड़े चांदनी से लुत्फानंदोज़ होते रहे। नवाब साहब मुझसे गुफ्तगू करते रहे। उन्होंने अफ्रीका के
एक पुरस्कार सफर की दास्तान छेड़ दी थी और मैं उस सहर तराश दास्तान में खो गया। कौसर भी हमारी तरफ मुतवज्जो थी, लेकिन उसने एक बार भी इसका इजहार नहीं किया और फिर जब हम थक गए तो वापसी के लिए अपने कमरों में आ गए। बिस्तर पर लेटने के बाद मुझे उस लड़की के अलावा कुछ याद नहीं था। नवाब साहब उम्दा आदमी है, अगर मेरा साहब इस बदतमीज लड़की से है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसकी हैसियत ही क्या है सिवाय पागल दीवानी लड़की के। एक ठंडी सांस लेकर मैंने करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगी। फिर नींद की मेहरबान देवी ने मुझे आगोश में ले लिया। दूसरे सुबह तबीयत भारी सी थी। मैंने अपना नाश्ता कैबिन में ही किया। फिर उस वक्त तक कैबिन में रहा जब तक दरवाजे पर नवाब साहब ने दस्तक नहीं दी। अरे भाई, आज क्या बाहर नहीं निकलोगे? आओ चहलकदमी करें। हम आगे बढ़ गए। कौसर बीबी कहाँ गई? कल एक अंग्रेज लड़की से तारुफ हो गया था, वही आकर उसे ले गई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। रात को मैंने उससे तुम्हारे बारे में गुफ्तगू की थी। अजीब लड़की है, कह रही थी कि तुम बेहद शरीफ इंसान हो। कमाल है, लेकिन वो अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। ना सही, उनकी यही मेहरबानी क्या कम है कि वो मुझे शरीफ आदमी समझती हैं। नवाब साहब भी शर्मिंदा से अंदाज में हंस पड़े। हम जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते रहे। सूरज बादलों में रूपोश था। मौसम बहुत खुशगवार लग रहा था। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए अरशे के एक हिस्से में एक खूबसूरत छत गिरी लगा दी गई थी, जिसके नीचे कुर्सियाँ पड़ी थी। यहाँ से समंदर का नज़ारा भी होता था। खाने पीने की चीज़ें बाकायदा सर्व हो रही थी। आओ बैठे। छतगिरी के नीचे पहुंचे तो कौसर और एक खूबसूरत सी अंग्रेज लड़की नजर आई जो कुर्सियों पर बैठी हंसकर बातें कर रही थी। कौसर की निगाह भी हम दोनों पर पड़ गई। उसने अंग्रेज लड़की को कुछ बताया और वो पलटकर देखने लगी। फिर वो दोनों अपनी जगह से उठ गई। हेलो अंकल, अंग्रेज लड़की ने बेतकल्लुफी से नवाब साहब से कहा। हेलो। नवाब साहब खड़े हो गए। मैं भी खड़ा हो गया। हेलो मिस्टर। हेलो। मैंने भी गर्दन झुका दी। मेरा नाम क्रिस्टीना है अंकल, अपनी मम्मी के साथ वतन वापस जा रही हूँ। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर बेटे, बैठो। शुक्रिया अंकल, ये कौसर बहुत प्यारी है। हम थोड़ी देर में बहुत बेतकल्लुफ हो गए हैं। अच्छी बात है बेटे। आप लोग अफ्रीका जा रहे हैं अंकल? हाँ बेटे। आपके डैडी क्या करते हैं? इसी शिपिंग कंपनी के मैनेजर हैं जिसके शिप में हम सफ़र कर रहे हैं। खूब। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं अंकल। कौसर ने उस वक्त बड़ी फराखदिली से काम लिया। वो बैठ गई थी, लेकिन मैं किसी भी बात पर भगाए जाने के लिए तैयार था। आपका नाम मालूम नहीं हो सका मिस्टर? सरफराज। सूरत से तो आप मुलाजिम मालूम नहीं होते। कौसर ने झूठ तो नहीं बोला? जी नहीं, मिस कौसर झूठ नहीं बोलती, मैंने जल्दी से कहा। नवाब साहब का चेहरा सपाट हो गया। कौसर ने यहाँ भी कमीनगी का सबूत दिया था। क्रिस्टीना बहुत बेतकल्लुफ लड़की थी। उसने मेरी हैसियत पर तवज्जो नहीं दी। वो बराबर मुझसे भी गुफ्तगू कर रही थी और मैं बड़े मोहतात अंदाज में जवाब दे रहा था। आप लोग शाम की चाय मेरे कैबिन में पियेंगे अंकल? ज़रूर बेटे, आपकी दावत का शुक्रिया। मैं आपको मम्मी से मिलाऊंगी। यकीनन। मिस्टर सरफराज, आप भी आएंगे ना? बेहतर। मैंने कौसर की तरफ देखा। फिर नवाब साहब ने एक मशरूब तलब किया और दोनों लड़कियां काफ़ी देर तक हमारे पास बैठी थी। फिर क्रिस्टीना उठते हुए बोली, अंकल प्लीज़ कौसर को मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दें। हाँ भाई, दो दोस्तों के दरमियान आने वाले हम कौन हैं? थैंक यू अंकल। थैंक यू सरफराज। फिर वो दोनों छतकीरे से निकल गए। नवाब साहब ने गहरी सांस ली। मियाँ, शतरंज से कोई वाकफियत है? जी मामूली सी। मोहरे चल लेते हो? जी हाँ, काफ़ी है। आओ, शुगल रहेगा। हम दोनों उठ गए। नवाब साहब ने अपने सामान से बिसात निकाली और एक मुनासिब जगह पर हम दोनों बैठ गए। बिसात लगाई गई और नवाब साहब चाल चलने लगे। इब्तिदा में मैंने 2-3 चालें उल्टी चली और नवाब साहब मेरे बारे में गलतफहमी का शिकार हो गए। उन्होंने चाल चली और इस बार मैंने एक उम्दा चाल चली। वल्लाह, क्या चाल चली है! ऐसे ही खेलो मियाँ, ज़रा सोच समझ कर। उन्होंने एक और चाल चली और मैंने फिर मोहरा आगे बढ़ा दिया। है क्या सोची समझी चाल है? उन्होंने कहा और बड़ी उलझन के साथ उन्होंने एक चाल चली, लेकिन मेरी बाजी मेरी निगाह पर थी। नवाब साहब मेरी मर्जी के मुताबिक चालें चल रहे थे और चंद ही चालों में मैंने बाजी पलट दी। ये क्या हुआ? लेकिन दोबारा लगाओ नवाब साहब। अरे मियाँ, आखिर तुम हो क्या भला? मैं तो सिर्फ चंद चालें चलूँगा नवाब साहब और शय हो जाएगी। वाकई मियाँ, कौन सा ऐसा काम है जिससे तुम वाकफियत नहीं रखते? नवाब साहब ने दोबारा बिसात लगाई। तो फिर दिखाओ अपना फन। इससे कबल तो हम खुद को ही मर्दे मैदान समझते थे। बिस्मिल्लाह नवाब साहब। इस बार भी उन्होंने अपनी दानिश में बहुत उम्दा चाल चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मैंने अपने दावे के मुताबिक चंद चारों में शय दे दी और नवाब साहब ने दोनों हाथों से अपना सर थामा। शाम को हम क्रिस्टीना के कैबिन की तरफ चल पड़े। बूढ़ी औरत, बूढ़ी होने के बावजूद खूबसूरत हंसी की मालिक, तनकते हुए कहते से उसने हमारा इस्तकबाल किया। वो क्रिस्टीना की माँ जोसफाइन। हम सब कुर्सियों पर जा बैठे। मदाम जोसफाइन ने घंटी बजाकर बैरे को बुलाया और थोड़ी देर बाद हम सब चाय पी रहे थे। कौसर इस दौरान खामोश रही। मदाम जोसफाइन हम दोनों से गुफ्तगू करती रही और क्रिस्टीना कौसर के साथ एक तरफ बैठी रही।
वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करेंगे। तकरीबन 7 बजे हम उन लोगों से रुखसत हुए। मैं अपने कैबिन में आ गया। मुझे नींद महसूस हो रही। लिबास तब्दील किया और सोने के लिए लेट गया। खूबसूरत नींद ने कभी मुझसे इज्तनाब नहीं किया, लेकिन उस वक्त शायद रात का दूसरा पहर था जब कैबिन के दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। मेरी आंख खुल गई। दरवाज़ा खोला तो बाहर एक हैरत में ये मुंतजर थी। वहाँ कौसर थी। अरे आप जल्दी आओ, अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। ओह, आता हूँ। मैं जल्दी से कौसर के पीछे था। नवाब साहब तकलीफ की शिद्दत से मसहरी पर लौट रहे थे। क्या हुआ? सीने में दर्द उठा है? पहले भी कभी? हाँ अक्सर। बराए करम, जल्दी कुछ करो। कप्तान के कैबिन से डॉक्टर का पता मालूम किया। उम्दा सर्विस थी। डॉक्टर हालांकि सो चुका था, लेकिन जाग कर मेरे साथ दौड़ा चला। नवाब साहब बेहोश हो चुके थे और कौसर की आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने नवाब साहब की कैफियत मालूम की। उसने कुछ इंजेक्शन वगैरह दे दिए और फिक्र ना करने के लिए कहकर चला। कौसर किसी हद तक पुरसुकून हो गई। बस कौसर, अब आप बेफिक्र रहें। अगर पसंद करें तो मेरे कैबिन में आराम कर लें। मैं नवाब साहब के पास मौजूद हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूँगी। मेरे यहाँ रहने से आपको तकलीफ तो नहीं होगी? जी नहीं। या अल्लाह, ये कौन सी आवाज़ थी? कहाँ से आई थी? मेरी मौजूदगी और उससे कबूल। लेकिन मैंने गलतफहमी को फ़ौरन अपने जहन से निकाला। यह सिर्फ वक्ती घबराहट का असर। यकीनन ऐसा ही था। मैंने कुर्सी खींची और बैठ। नवाब साहब के चेहरे से अब सुकून का इजहार हो रहा था। थोड़ी देर बाद कौसर भी एक कुर्सी पर गर्दन टिकाकर सो, लेकिन मैंने जागना अपना फर्ज समझा। बुरा हो सफाई करने वाले। सुबह को उसने कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी और कौसर जाग गई। उसने हैरान निगाहों से चारों तरफ देखा और फिर माहौल को याद करके संभल गई। उसने बेचैन निगाहों से नवाब साहब को देखा। ठीक है, रात को सोते रहे। अल्लाह का शुक्र है, कौसर ने कहा और बाथरूम की तरफ चली। वापस आई तो वह खांसी निकली गई। आप रात भर नहीं सोए? सवाल और मेरे बारे में है, सख्त है, लेकिन फौरी जवाब जरूरी था, वरना लहजे की नरमी ना जाने कहाँ तक। हाँ, आप सो गई थी कौसर बेबी? चाय मंगवाऊँ आपके लिए? अरे आप कहाँ तकलीफ करेंगी, मैं कहता हूँ। कुछ खाने को भी मंगवाइए, मुझे भूख लग रही है। जी बेहतर। मुझे उसके लहजे पर हैरत हो रही थी। मैंने वेटर को नाश्ते का ऑर्डर दिया और वापस आ गया। कौसर निढाल से कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें रात की बेआरामी की वजह से सुर्ख हो रही थी। वेटर नाश्ता लेकर आया तो कौसर खुद ही उठ गई। अरे नहीं कौसर बीबी, मैं पेश करता हूँ। नहीं, आप बैठे रहिए। उसने नाश्ता मेरे सामने रखा और फिर चाय बनाई। मेरी कैफियत ऐसी थी जैसे ये मजाक मेरी समझ में ना आ रहा। अभी चाय की प्याली नाश्ते की प्लेट उठाकर गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल दिया जाऊँगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा, लेकिन कौसर ने अपने लिए भी कुछ चीज़ें उठाई। मैं तो रात को सख्त परेशान हो गई थी। आपने मुझे फ़ौरन आवाज़ दे दी होती। मेरे लिए हुक्म कौसर में भी। आप चाहें तो आराम कर लें, शायद रात भर जागते रहे हैं। ज़रूरत तो महसूस नहीं हो रही, लेकिन अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, मेरा मतलब अगर आप हुक्म दें तो चला जाओ। नहीं, मैं तन्हा परेशान हो जाऊँगी। आप बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने साफ लहजे में कहा। चाय पीकर कौसर उठी। झुक कर नवाब साहब की शक्ल देखी। वो गहरी नींद सो रहे थे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सरफराज, ये तो मेरा फ़र्ज था कौसर बीबी। तब नवाब साहब की आवाज़ सुनकर हम दोनों चौंक गए। उन्होंने करहा कर एक करवट बदली और फिर आंखें खोली। हम दोनों जल्दी से उनके करीब पहुँच गए। कैसी तबीयत है अब्बू? कैसे हैं नवाब साहब? कौन काफिर बीमार है? मैं तो आज चांद सूरज यकजा देख रहा हूँ। वो उठ कर बैठ गए। लेटे रहिए अब्बू प्लीज़। अरे मैं ठीक हूँ, खुदा की कसम मैं ठीक हूँ। तुम दोनों को देखकर जो खुशी मुझे हुई उसे मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल नवाब साहब उसी वक्त से ठीक होना शुरू हो गए और आज की चांदनी रात में वो हमारे साथ अर्शे पर थे। भाई, बास तकलीफ़ें भी किस कदर मुबारक होती हैं। जी हाँ, देखो ना मैं बीमार पड़ता, ना तुम दोनों मुझे यकजा नज़र आते। सच, तुम्हारे इख्तलाफात दूर हो गए ना, मुझे बड़ी मसरत हुई है। नवाब साहब, मैं तो कौसर बेबी का अदना गुलाम हूँ। मैं किसी इख्तलाफ की जरूरत कैसे कर सकता हूँ भला? नहीं बेटे, तुम बेटे हो हमारे। कौसर के रवैये से मुझे तकलीफ़ होती थी। कौसर ने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता उसका चेहरा इसी तरह नरम था। कल सुबह हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इस रात का सफ़र और बाकी है। जी। काफ़ी देर तक हम अर्शे पर रहे, फिर जब थक गए तो वापस अपने अपने कैबिनों में आ गए। अगली सुबह भी मैंने नाश्ता अपने कैबिन में किया। बाहर शोर हो रहा था। ज़्यादातर मुसाफिर अर्शे पर जमा थे। जद्दा आ गया था। सामान दुरुस्त कर लो भाई, हम जद्दा पहुंच गए हैं। नवाब साहब ने खुश होते हुए कहा। जी बेहतर। कौसर बेटे, मदद करो उनकी सामान बांधने में। सामान इतना ज़्यादा तो नहीं है अब्बू, मैं अर्शे पर जा रही हूँ, उसने तिनक कर कहा और नवाब साहब के जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर निकल गई। या अल्लाह, तूने ना जाने से कौन सी मिट्टी से बनाया है। नवाब साहब, मैं कौसर बीबी के इस रंग का आदी हो गया हूँ।
कल की बदली हुई कौसर बीबी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। मियाँ, ये तुम्हारी रगों में दौड़ते हुए शरीफ खून की आवाज़ है। तुम्हारी अपनी भी एक शख्सियत है। उसे मजरूह होते देखकर मेरा दिल दुखता है। मैंने आज आरजी से अर्ज़ कर रहा हूँ नवाब साहब, कौसर मेरी शख्सियत की तशकील कर रही है। क्या मतलब? मैं खुद सर इंसान था नवाब साहब, नाक पर मक्खी ना बैठने देने वालों में से। मेरी खुदी मेरी शहज़ोरी को पाश पाश करने वाली कौसर बीबी है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि इंसानों के साथ बेहतर सलूक करो, वरना वो भी मिल सकते हैं जो तुम्हारे साथ इससे भी बदतर सलूक करें, तुम्हें कुत्ते की तरह जलील समझें। इसलिए मैंने खुद को उनके रहम करम पर छोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शख्सियत के इतने टुकड़े किए जाएँ कि मैं चूर चूर हो जाऊँ। मेरी खुदी के रेशे इस अंदाज से बिखर जाएँ कि फिर उनमें ज़ोर ज़िद पैदा ना हो। नवाब साहब दीवानों की तरह मुझे देख रहे थे। क्या हो तुम? क्या हो सरफराज? बता दो मेरे बेटे। जो कुछ बता चुका हूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो नवाब साहब, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं पलटा, लेकिन दरवाजे पर कौसर खड़ी थी। मैं चौंक पड़ा। उसका चेहरा धुआं हो रहा था, आंखें डबडबा रही थी। कौसर बेबी, मैं शर्मिंदा हूँ सरफराज साहब, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे क्या हुआ आपको? आइए। और मेरे साथ वो मेरे कैबिन की तरफ बढ़ी। मैं हैरान सा उसके साथ चल पड़ा। उसने बेतकल्लुफी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो। फिर उसने मेरा सामान समेटना शुरू कर दिया। अरे ये क्या कर रही हैं आप? जो भी कर रही हूँ करने दीजिए, लेकिन कौसर बेबी बराए करम फिर बाहर निकल जाइए। बेहतर है जनाब। मैं कैबिन से बाहर आ। शायद उसने मेरी गुफ्तगू सुन ली, शायद इस बार का हमला शदीद है। लेकिन मोहतरमा कौसर, आप मुझसे नफरत ही करती रहती तो बेहतर था। ये लचक आपको खुद महंगी पड़ेगी। हाँ, ये झुकाव खुद आपके हक में नुकसानदेह होगा। मैंने दिल ही दिल में कहा और फिर परेशानी के आलम में टहलने लगा। जहाज विसल दे रहा था, बंदरगाह करीब आ गई। थोड़ी देर के बाद कौसर साहबा बाहर निकली और मुझे देखकर ठिठक गई। मैंने आपका सारा सामान दुरुस्त कर दिया है। सख्त शर्मिंदा किया आपने मुझे, फजूल बातें हैं ये। वो आहिस्ता से बोली और नवाब साहब के कैबिन की तरफ चल पड़ी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। अपलोड्स के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।